हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लेकर के आए हैं अपना सेकंड वीडियो। टॉपिक है हमारा रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, तो ये सेकंड वीडियो में बेसिकली हम जो बातें करेंगे उससे पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोग अपने फर्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस किए थे। तो बेसिकली हमारा जो फर्स्ट वीडियो था रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, चैप्टर नंबर 9 एज पर सीबीएसई सिलेबस, उसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया था, इस चैप्टर के बारे में एक ओवरव्यू लिया था। ठीक है, यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। तो हम लोग पहले अपने टॉपिक में सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझते हैं। बेसिकली अगर आपने क्या कहता है थंबनेल देखा होगा हमारे सेकंड वीडियो का, तो उसमें आपको सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं कि आज के वीडियो में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देख रहे होंगे तो इस टॉपिक में हम लोग डेफिनेशन तो देखेंगे ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, देन इसके बाद हम इसको फिगर से समझेंगे। फिगर से समझने में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में स्टार्ट करें यूज होते हैं, तो हम उनको समझेंगे, उन इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझेंगे, डिफाइन करेंगे। देन आफ्टर दैट जो है फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है कि नहीं, क्लियर है? टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन जब हम समझ लेंगे तो उसके बाद फिर हम लोग अपने सेकंड टॉपिक में चलेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। ओके, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने के बाद फिर हम लोग मिरर्स को थोड़ा देखेंगे कि मिरर्स होते क्या हैं, कैसे बनते हैं। ठीक है, उनको समझने के बाद जो हम लोग टाइप्स ऑफ मिरर्स देखेंगे। ठीक है कि नहीं? टाइप्स ऑफ मिरर्स को देखने के बाद उसमें से एक टाइप होगा हमारा प्लेन मिरर। तो आज की स्टडी जो हमारी सेकंड वीडियो की है बेसिकली प्लेन मिरर पे फोकस है। ठीक है कि नहीं? तो हम लोग फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन मिरर समझेंगे इस वीडियो सेकंड में, और फिर बेसिक प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन मिरर्स। ठीक है, उन बेसिक प्रॉपर्टीज को समझने के साथ साथ फिर हम अपनी बात खत्म करेंगे इस वीडियो सेकंड में। और जो हमारा थर्ड वीडियो आएगा उस थर्ड वीडियो में हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू आवर सेकंड टाइप ऑफ मिरर, दैट इज स्फेरिकल मिरर्स। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर सेकंड वीडियो। तो सेकंड वीडियो में सबसे पहले हमको देखना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को अगर हम डिफाइन करें, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होगा? तो इसको हम दो तरीके से डिफाइन किए हैं। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं जो बुकिश है, देन उसके बाद फिर हम इसको अपनी भाषा में भी समझेंगे। ठीक है कि नहीं? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक प्रोसेस या फिनोमिना है। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द प्रोसेस और फिनोमिना बाय विच लाइट रेज after striking from the surface are sent back into the same medium। याद रखिएगा कि मीडियम वही रहेगा, मीडियम नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि मीडियम डजंट चेंज। ठीक है कि नहीं? फिर से समझ लीजिए, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द प्रोसेस और फिनोमिना by which light rays after striking the surface are sent back into the same medium। ओके, तो डेफिनेशन आपको समझ में आ ही गया होगा। इसको हम दूसरी तरीके से बोल सकते हैं द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस इन द सेम मीडियम। यानी क्या कर रहे हैं, किसी सरफेस पे हम क्या करें, स्ट्राइक कराएं लाइट रे को, और वो स्ट्राइक होने के बाद जो है उसी मीडियम में फिर से बाउंस बैक हो, यानी वापस आ जाए। ठीक है, तो इस प्रोसेस या फिनोमेना को हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? तो ये डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को हम थोड़ा सा फिगर के द्वारा समझते हैं। ठीक है, तो फिगर में ध्यान से देखिए, हम क्या कह रहे हैं कि एक प्रोसेस है जिसमें लाइट रेज स्ट्राइक करेगा सरफेस से। तो सबसे पहले हमें सरफेस की रिक्वायरमेंट होगी ना। इसका मतलब है कि रिफ्लेक्शन को समझना है तो स्ट्राइक करने के लिए हमें एक सरफेस चाहिए। बेसिकली हम यहाँ पे सरफेस मिरर को ही लेते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा मिरर है। ठीक है, ये हमारा क्या है? मिरर है। मिरर इस साइड पॉलिश है, पॉलिश को हम इस तरीके से शो करेंगे। ठीक है, मिरर को मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एम एम डैश। तो एम एम डैश हमारा मिरर है। ठीक है, और इधर पॉलिश साइड है, इधर रिफ्लेक्टिंग साइड है। पॉलिश साइड मतलब नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड, इधर रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है कि नहीं? तो ये हमारा क्या हो गया?
मिरर साइड या रिफ्लेक्टिंग साइड है, ठीक है कि नहीं, तो इस वाले सरफेस को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलेंगे? इधर ही रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं क्लियरिटी के लिए। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ओके। तो क्या कर रहे हैं, जब कोई लाइट रे क्या हो, स्ट्राइक करे किसी सरफेस के किसी पॉइंट पे, ठीक है, स्ट्राइक करे, मान लो ये इस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, तो स्ट्राइक करने के बाद ये फिर से क्या हो, इसी मीडियम में, जिस मीडियम से वो आया है सेम उसी मीडियम में क्या हो जाए, बाउंस बैक हो जाए या सेंड बैक कर दे, ठीक है कि नहीं। तो इस प्रोसेस या फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये फिगर बेसिकली हमको क्या समझा रहा है, फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ओके। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या बोल रहे हैं, फिर से डेफिनेशन देख लीजिए, फिगर के थ्रू इसको समझ लेते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक प्रोसेस है या फिनोमिना है जिसमें क्या होगा, जब लाइट रे स्ट्राइक करेगा सरफेस से, तो सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद ये बाउंस बैक या सेंट बैक कर दिया जाएगा सेम मीडियम में। क्लियर है कि नहीं? तो मीडियम अगर सेम है जिसमें लाइट रे फिर से स्ट्राइक करने के बाद जा रहा है, तो ये प्रोसेस जो हो रहा है पूरा, इसी को कहेंगे हम कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, ओके। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस हमने बोल दिया, ठीक है कि नहीं, तो फिगर से भी समझ लिया। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इस पूरे प्रोसेस में इस्तेमाल होंगे और हमको उन टर्म्स को समझना है, डिफाइन करना है, ताकि हम आगे जब भी हम इस चैप्टर को स्टडी करें तो वो टर्म्स हमको क्लियर रहे, ठीक है कि नहीं। तो ध्यान से आप देखिएगा, जब कोई लाइट रे किसी सरफेस पे स्ट्राइक करने से पहले आती है, ठीक है कि नहीं, तो इस रे को कहेंगे, क्या बोलेंगे हम, इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। क्लियर हो गया। और जब ये स्ट्राइक करेगी, देखिए सीक्वेंस है इसमें, सीक्वेंस क्या है कि सबसे पहले रे आएगी, तो आने वाली रे को क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे, ठीक है। आने के बाद देखो ये स्ट्राइक कर रही है, तो स्ट्राइक कर रही है तो क्या कहेंगे, जहां स्ट्राइक करेगी वो कोई पॉइंट होगा, इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे, तो इस पॉइंट को जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्या है हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है कि नहीं। और जहां जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट होती है, उस पॉइंट पे अगर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें जो कि इस मिरर या कहो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये जो इमेजिनरी लाइन है इसको हम कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन को हम नॉर्मल नाम से इंडिकेट करते हैं, और इसके लिए हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं कैपिटल एन। तो कैपिटल एन represents normal which is imaginary line perpendicular to the reflecting surface या कहो plane mirror, ओके। और जब ये स्ट्राइक किया इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ओ पे, तो इसके बाद स्ट्राइक करने के बाद ये फिर से देखो सेम मीडियम में वापस आ गया, तो वापस आने वाली रे को, ठीक है, या बाउंस बैक वाली जो रे है, इसको रिफ्लेक्शन हो गया ना, रिफ्लेक्शन का मतलब बाउंस बैक होना बस, तो बाउंस बैक हो गया, तो इस कारण से इस रे को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ टर्म्स निकल करके आ रहे हैं, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के प्रोसेस या फिनोमेना को समझाने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो सीक्वेंस के हिसाब से देखिए, तो हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अभी पढ़े हैं, समझे हैं फिगर के द्वारा, और ये टर्म्स उसमें निकल करके आ रहे हैं। अब हम इन टर्म्स को डिफाइन करेंगे, ठीक है कि नहीं, थोड़ा और अच्छे से समझेंगे और साथ में डिफाइन करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद हमारा सेकंड टॉपिक इसी से जुड़ा हुआ रिलेटेड टॉपिक है, क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे हेडिंग हम डाल करके इसको पढ़ लेते हैं, फिगर यही लेते हैं, ठीक है कि नहीं। तो फिगर क्या हमारा रहेगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिगर। तो हेडिंग क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो कुल कितने टर्म्स हमारे यूज हो रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो हमारे पास है इंसिडेंट रे पहला, दूसरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दूसरा, तीसरा हमारे पास नॉर्मल, देन फोर्थ है हमारा रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, फिर ध्यान से देखिए तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में हमारे क्या बनेगा, एंगल बनेगा, इसको कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई सिंबल से दिखाएंगे। और यहाँ नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल बनेगा, इसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है कि नहीं। तो कुल मिला के देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 टर्म्स हैं जिनको हमें देखना है ड्यूरिंग द प्रोसेस और फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो सीक्वेंस में 1 बाय 1 करके हम हर एक टर्म्स को डिफाइन करते चलते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है बेटा, इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे। ठीक है, देखिए हम आपको इसी टर्म्स को और क्या कह सकते हैं, सेंस तो सेम ही निकलेगा, टर्म्स को और क्या कह सकते हैं वो भी यहाँ पे आपको दिखाते चले जाएंगे। ठीक है ना। तो इंसिडेंट रे को हम और क्या कह सकते हैं, रे ऑफ इंसिडेंस। क्या कह सकते हैं, रे ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करें इंसिडेंट रे या रे ऑफ इंसिडेंस को, तो हम कहेंगे द लाइट रे coming towards the mirror or reflecting surface, ठीक है, is known as incident ray। क्लियर है। तो जब आएगा तो कहाँ आएगा, टूवर्ड्स मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की ओर आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं द लाइट रे, द लाइट रे कमिंग टूवर्ड्स द प्लेन मिरर। ठीक है, द लाइट रे कमिंग टूवर्ड्स द प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर को हम यहाँ पे प्लेन सरफेस भी बोल सकते हैं, प्लेन एंड स्मूथ सरफेस। ठीक है, ऐसा भी बोला जा सकता है, द लाइट रे कमिंग टूवर्ड्स द प्लेन मिरर और द लाइट रे कमिंग टूवर्ड्स द प्लेन एंड स्मूथ सरफेस is known as इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ठीक है, जो लाइट रे क्या हो रहा है, प्लेन स्मूथ सरफेस या कहो प्लेन मिरर की ओर आता है, तो ऐसे रे को, आने वाली रे को कहते हैं, आने वाली रे को कहते हैं इंसिडेंट रे, जाने वाली रे को क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड। ठीक है कि नहीं। पर वहां अभी हम बाद में चलेंगे। हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है, अब ध्यान से देखिए, जब रे आएगी, यानी इंसिडेंट रे की बात कर रहे हैं, जब ये आएगी तो सबसे पहले ये प्लेन या मिरर पे किसी पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी, है ना। तो दूसरा हमारा टर्म है, वो जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करती है उस पॉइंट को क्या कहेंगे। ठीक है कि नहीं। तो क्या कहेंगे हम लोग, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये हमारा दूसरा टर्म है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस।
जिसको हम ओ सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज द पॉइंट ऑन द प्लेन मिरर, ठीक है, वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स। क्लियर है? क्या बोल रहे हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो पॉइंट है प्लेन मिरर पर जहां पर इंसिडेंट रे क्या करती है? स्ट्राइक करती है। ठीक है कि नहीं? समझ में आ गया? तो इसको लिख लेते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, या आप इट भी लिख सकते हैं। इट का मतलब यहां क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो इट इज द पॉइंट, इट इज द पॉइंट ऑन द प्लेन मिरर, प्लेन मिरर where it is the point on the plane mirror where the incident ray, इंसिडेंट हम लोग रे को डिफाइन कर चुके हैं ऊपर, इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स। ठीक है, स्ट्राइक्स मतलब पड़ती है ना, पड़ती। तो क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए कि इट का मतलब यहाँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज द पॉइंट ऑन द प्लेन मिरर। कहां पे है ये पॉइंट? प्लेन मिरर पर है। कैसा ये पॉइंट है? ये ऐसा पॉइंट है जहां पर इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है। ओके, तो ये हो गया हमारा दूसरा टर्म। देन थर्ड टर्म, अब ध्यान से देखिए थर्ड टर्म कब बनेगा। तो सबसे पहले रे आई, तो पहला टर्म इंसिडेंट रे, जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी वो यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब इस पॉइंट पे एक हम वर्चुअल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, जिसको हम क्या कहेंगे? नॉर्मल। ठीक है कि नहीं? तो हमारा जो थर्ड टर्म है वो क्या है? द नॉर्मल। द क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे केवल और केवल एक ही नॉर्मल ड्रॉ किया जा सकता है जो कि प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये एक ही है, दैट्स वाई हम इसको क्या कर रहे हैं? आर्टिकल 10 से इसको शो कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं? तो द नॉर्मल, क्या सिंबल होता है नॉर्मल का? कैपिटल एन सिंबल से दिखाएंगे। ये इमेजिनरी लाइन है, वर्चुअल लाइन है, दैट्स वाई इसको हम डॉटेड लाइन ही हमेशा शो करेंगे। ठीक है कि नहीं? तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे क्या? द नॉर्मल, या इट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इट इज द इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन। देखो लाइन तो कई और भी ड्रॉ कर सकते हैं जो इस प्लेन मिरर या रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, पर हर लाइन को हम द नॉर्मल नहीं बोलेंगे ना। द नॉर्मल केवल तभी बोलेंगे जब वो परपेंडिकुलर तो हो, पर साथ ही साथ कहां पे हो? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हो। ठीक है कि नहीं? तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे होने के कारण ही हम केवल ये नॉर्मल बोलेंगे, बाकी और कोई परपेंडिकुलर लाइन को हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है कि नहीं? तो इट इज द इमेजिनरी लाइन। ठीक है, कहां पे? पासिंग थ्रू या आप ऑन द बोल सकते हैं। ठीक है, पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ओ। ठीक है, इट इज द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ओ एंड is perpendicular to the plane mirror। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं? ये एक इमेजिनरी लाइन है। दूसरी बात, ये कहां से पास होगा? तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास होगा। और क्या होगा? ये मिरर के परपेंडिकुलर होगा। ओके, देन हमारा नेक्स्ट टर्म है, फोर्थ टर्म, क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है कि नहीं? तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है? तो रिफ्लेक्टेड रे को समझने से पहले एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं इंसिडेंट रे क्या होता है। तो द लाइट रे कमिंग टुवर्ड्स द प्लेन मिरर ना, तो ये क्या होगा? मूविंग अवे द प्लेन मिरर। क्लियर है कि नहीं?
ठीक है। तो द लाइट रे कमिंग, अब बताओ मूविंग अवे तो तब होगा ना जब रिफ्लेक्शन हो चुका होगा, ठीक है कि नहीं। तो थोड़ा सा उसको ऐड करते हुए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, द लाइट रे, द लाइट रे मूविंग अवे, ठीक है, मूविंग अवे फ्रॉम द प्लेन मिरर, ठीक है, द लाइट रे मूविंग अवे फ्रॉम द प्लेन मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है कि नहीं, मूविंग अवे फ्रॉम द प्लेन मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, द लाइट रे मूविंग अवे फ्रॉम द प्लेन मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। आप ये भी जोड़ सकते हैं इसमें कि आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, तो ऐसा भी बोला जा सकता है। पर ये तो कॉमन सी बात है कि समझ में आ गया, जब इंसिडेंट रे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ही स्ट्राइक करेगा तो रिफ्लेक्ट यहीं से होगा ना। तो ये पॉइंट तो मिरर पे है ही, तो हमने यहाँ पे ये बोल दिया कि फ्रॉम द प्लेन मिरर, तो इट्स ओके, ठीक है, इतना सफिशियंट है, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम स्मॉल आई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, कई लोग इसको एंगल आई भी लिखते हैं, तो दोनों एक ही चीज है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई या एंगल आई से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये वो एंगल है जो फॉर्म होता है किसके किसके बीच, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच। कहाँ फॉर्म होता है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है कि नहीं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ही तो देखो ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे मीट कर रहे हैं ना। तो इस पॉइंट पे इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है उसे क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहां पे हम कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल at the point of इंसिडेंस हो, ठीक है कि नहीं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्लियर हो गया, ठीक है। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल आई, ठीक है। तो इट इज represented by the सिंबल आई या एंगल आई, ऐसे भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके। एंगल ऑफ इंसिडेंस के बाद हमारा लास्ट टर्म बचता है, इंपॉर्टेंट टर्म, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम इधर डिफाइन कर देते हैं क्योंकि हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो हो ही चुका है, तो इस टर्म को हम यहाँ पर थोड़ा सा डिफाइन कर दे रहे हैं, फिगर अभी एज इट इज रहने देते हैं समझने के लिए, ठीक है। तो हमारा सिक्स टर्म क्या है बेटा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ध्यान से स्पेलिंग देखिएगा, रिफ्लेक्शन हम पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन अभी नहीं पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन
REFLECTION, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम R या एंगल R दोनों में से किसी भी सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या होता है, जैसे हम लोगों ने एंगल ऑफ इंसिडेंस समझा, ठीक उसी तरह से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन समझते हैं। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देखो किसके किसके बीच बन रहा है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनेगा, ठीक है कि नहीं। कहां बनेगा, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो जैसे इसका डेफिनेशन सेम है, बस ये याद रखना कि ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है कि नहीं। तो लिख लेते हैं, एंगल ऑफ reflection is the angle between the normal and reflected ray. Angle of reflection is the angle between the normal and the reflected ray, ठीक है, between the normal and the reflected ray, कहां पे, at the point of incidence O, ठीक है। और किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल R, या आप कह सकते हो एंगल R, ठीक है बेटा। तो ये हमारे 6 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ओके बेटा, ठीक है। तो ये हम लोग अभी क्या समझे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो यूज हो रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में इस फिगर के बेसिस पे, ठीक है। हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अगर रिफ्लेक्शन हो रहा तो कुछ लॉस फॉलो करेगा ना, ठीक है। तो उस लॉस को देखते हैं, ओके। ओके, तो हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, हालांकि आप ये 10th में पढ़ चुके हैं, पर हमें इस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें क्या करना होगा, फिर से इनको रिकॉल करना होगा, क्योंकि आप लोग 10th में पढ़े हैं, 2 साल का गैप हो गया तो मिस कर दिए होंगे इसको, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। क्या है, देयर आर 2 लॉज इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। अब कई किताबों में जो है फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ, इसमें कोई ऐसा सीक्वेंस जैसा नहीं है, लेकिन हम अपना एक सीक्वेंस लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, देयर आर 2 लॉज इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कितने लॉ है बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, 2 लॉ हैं, ठीक है। तो एक लॉ है जिसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोल दे रहे हैं, दूसरा है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्लियर है कि नहीं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम क्यों इसको पहला ही बोल रहे हैं, ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं, आप इसको बाद में इसको पहले ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी हम एक सीक्वेंस लेके चल रहे हैं। पहले सोचिए, रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होगा तब जाकर के आई और आर के बारे में हम बातें कर सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए हम सबसे पहले जिसको फर्स्ट लॉ बोल रहे हैं वो फिनोमिना में पहले इस्तेमाल हो रहा है, दैट्स वाई हम इसको फर्स्ट लॉ बोलेंगे, और आई और आई के बीच में जो रिलेशन, ये जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है, इसको सेकेंड लॉ बोलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, तो इस फिगर को ध्यान से देखते हुए समझिएगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है कि नहीं। क्या कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तीनों के तीनों, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे, लेकिन कहां लाई करेंगे, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ओ। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को हम ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ठीक है। तो
फिर से रिकॉल कर लीजिए, फर्स्ट लॉ क्या है, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? तो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मींस I is always equal, is always equal, कौन? I is always equal to the angle of reflection। मैथमेटिकली देखें तो क्या कहेंगे इसको हम? I is equal to R। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो सेकंड लॉ है ये एक फॉर्मूला दे रहा है I is equal to R। छोटी क्लासेस में इससे रिलेटेड पूछा जाता था कि अगर रिफ्लेक्शन का फिनोमिना हो रहा है, अगर कोई इंसिडेंट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस 35 डिग्री बना रहा तो उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? तो आप इस फॉर्मूले से देख सकते हैं कि अगर ये 35 होगा तो ये भी 35 होगा। क्लियर है कि नहीं? क्वेश्चन थोड़ा घुमा करके भी पूछा जा सकता है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में अगर 65 डिग्री बन रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? अब सोचिए, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में अगर 65 डिग्री एंगल बनेगा तो ध्यान से देखिए, नॉर्मल जो है इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से 90 डिग्री बनाता है, और क्वेश्चन क्या है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में 65 डिग्री बनेगा, तो बताइए एंगल आई कितना हो गया? तो 90 में से अगर हम 65 को माइनस कर दे तो हमारा वैल्यू आई आ जाएगा कि नहीं? कितना हो जाएगा? तो देखिए 90 डिग्री मतलब नॉर्मल से लेके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री में से इस 65 डिग्री को घटा दीजिए। क्यों? क्योंकि हमको तो फॉर्मूले में I इज इक्वल टू R दिया है ना, तो अगर हम I निकाल लेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा क्वेश्चन का जो डिमांड है कि R कितना होगा ये मिल जाएगा। ठीक है, तो 90 में से 65 को अगर आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? तो देखिए 10 में से 5 जाएगा 5, 8 से 6 जाएगा तो 2, यानी 25 डिग्री, और यही क्या है हमारा I। ठीक है, अगर हमको I की वैल्यू मिल गई तो आप इसमें रख सकते हैं। क्लियर है? तो आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको यहाँ से बनेंगे। तो सेकंड लॉ जो है एक फॉर्मूला दे रहा है, और ये फॉर्मूला याद भी रहेगा, I इज इक्वल टू R। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो ये हो गए हमारे दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब कुछ हम बेसिक्स और थोड़ा समझ लेते हैं कि हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े, इसमें कुछ 6 इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखें जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में इस्तेमाल होंगे। पर ध्यान से देखिए, एक हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, थोड़ा सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस को और अच्छे से समझते हैं। तो हम नोट पॉइंट में इसको पढ़ ले रहे हैं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है। ठीक है, वैसे तो हम समझ ही रहे हैं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, वो सरफेस जहां पे इंसिडेंट रे आएगी और टकरा करके रिफ्लेक्टेड रे के रूप में निकल जाएगी, यानी यहाँ पे फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। कहाँ पे होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर होगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एक प्रॉपर पैटर्न में देख लेते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस को? तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? एक सरफेस है वेयर द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हैपेंस। यही बात तो हम लोग बोल भी रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो सरफेस है जहां पे जो प्रोसेस या फिनोमिना है रिफ्लेक्शन का वो होगा। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि बिना स्ट्राइक किए तो ये वापस जाएगी नहीं, स्ट्राइक कहाँ करेंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे करेगी। ठीक है कि नहीं? तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द सरफेस वेयर द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन हैपेंस या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हैपेंस। ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा दो प्रकार का होता है, 2 टाइप्स का रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ठीक है, कौन कौन से? एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस और एक रफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब कहने का मतलब है कि ऐसा हो सकता है कि एक लाइट रे जिस भी प्लेन पे पड़ रही है वो प्लेन हो, एकदम स्मूथ और प्लेन हो, जैसे मिरर। ठीक है कि नहीं? तो प्लेन एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस में आप एग्जांपल किसका दे सकते हैं? मिरर का दे सकते हैं। ठीक है कि नहीं? तो मिरर जैसे ये देखिए, मिरर में एक साइड पॉलिश होता है तो दूसरा साइड ही तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाएगा। और देखो एकदम प्लेन है, तो प्लेन है तो इसमें फायदा क्या होगा कि इसमें हमारा जो रिफ्लेक्शन होगा बहुत अच्छा होगा, इमेज जो बनेगा क्लियर बनेगा।
ठीक है कि नहीं। तो प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस में हमेशा इमेज क्लियर बनता है, ठीक है कि नहीं। और प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए आप ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी जब भी डायग्राम में हम बनाएंगे तो इस तरीके का जो पैटर्न बनाएंगे तो ये प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस को शो करता है, ठीक है कि नहीं। जबकि रफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रफ का मतलब क्या कि वो खुरदरा उबड़ खाबड़ टाइप का होगा, यानी वो प्लेन नहीं होगा, ठीक है कि नहीं। तो एक साइड तो चलिए आप पॉलिश किए हुए हैं, ठीक है, दूसरी साइड क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। पर देखिए ये इस वाले सरफेस की तरह प्लेन नहीं है, बल्कि देखिए ये ऊपर नीचे जिगजैग पैटर्न पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे सरफेस को क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रफ टाइप का, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और इसमें जो आपका इमेज बनेगा वो क्लियर नहीं बनेगा, ठीक है कि नहीं। तो जब भी यहाँ पर रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होगा तो वी गेट द रिफ्लेक्शन फिनोमिना, बट हियर द इमेज इज नॉट क्लियर, ओके। तो यहाँ इमेज फॉर्मेशन क्लियर नहीं होगा, ओके। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कितने प्रकार के हो गए, प्लेन और रफ, दो प्रकार के, टू टाइप्स के, ठीक है। एक और टॉपिक नोट पॉइंट में समझते हैं, रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या होता है, क्यों, क्योंकि हमें बीम ऑफ लाइट भी समझना है ना। तो रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट क्या होता है, जब ये समझेंगे तभी तो इनके बीच में हम डिफरेंस कर पाएंगे ना। तो रे ऑफ लाइट क्या होता है, तो रे ऑफ लाइट एक स्ट्रेट लाइन होता है जो क्या शो करता है, जो ये शो करता है कि जो लाइट ट्रेवल कर रही है उसका पाथ क्या है और वो किस डायरेक्शन में है, ठीक है। इसका मतलब है कि रे ऑफ लाइट एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जो कि ये शो करता है कि लाइट रे ट्रेवल कर रहा है इस स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ से किसी गिवन डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस रे ऑफ लाइट को डायग्राम में जब हम शो करते हैं तो कुछ इस तरीके का बनाते हैं कि ये हो गया स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ जिसपे लाइट ट्रेवल कर रही है, और ये एरो जो बना है ये बता रहा है कि इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। अब इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। कुल मिलाकर के क्या है, आपको स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये डायरेक्शन शो करना होगा। डायरेक्शन क्या बताती है कि ये लाइट रे इस डायरेक्शन या इस डायरेक्शन में जा रही है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या शो करता है, पाथ ऑफ द लाइट, है ना, पाथ ऑफ द लाइट थ्रू विच इट ट्रेवल्स, ओके। बीम ऑफ लाइट क्या होता है, तो बीम ऑफ लाइट में याद रखिएगा ढेर सारे रेस के कलेक्शन या बंडल होते हैं, ठीक है कि नहीं। यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेज इज नोन एज, या बंडल ऑफ रेज या कॉम्बिनेशन ऑफ रेज, ठीक है कि नहीं, कलेक्शन ऑफ रेज इज नोन एज बीम। क्लियर हुआ। तो देख लीजिए, अ बीम ऑफ लाइट इज अ कलेक्शन और बंडल ऑफ लाइट रेज। लाइट रेज, देखिए रेज लिखा है, रे नहीं, ठीक है। इसका मतलब कि दो या दो से अधिक लाइट रेज के कलेक्शन, बंडल, कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे हम, ग्रुप को क्या कहेंगे हम, बीम ऑफ लाइट। क्लियर हुआ। बीम ऑफ लाइट कुल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के बीम ऑफ लाइट हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है, एक कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, ठीक है कि नहीं, और एक डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। जब भी हम केवल बीम ऑफ लाइट बोलें तो याद रखिएगा हमारा इशारा इस फर्स्ट टाइप की ओर होगा। जब भी हम अपनी स्टडी में बीम ऑफ लाइट वर्ड बोलेंगे, ठीक है, अपनी स्टडी के दौरान, तो याद रखिएगा इट मींस पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है। अगर हमें दूसरे टाइप्स को बोलना होगा तो हम उसका पूरा प्रॉपर नाम लेंगे, ठीक है, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, ऐसा हम टर्म इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमने केवल बीम ऑफ लाइट बोला तो इट मींस पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ओके, ठीक है। तो हमारे पास 3 टाइप्स कौन कौन से हो गए, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट एंड डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। क्या होते हैं ये, तो जब रेज, दो या दो से अधिक रेज या हो आप बीम, वो क्या हो, बीम के जो रेज हैं वो पैरेलल हो एक दूसरे के, क्या हो, पैरेलल हो, जैसे कि आपको इस फिगर में दिख रहा है। तो इस तरीके का अगर आपको पैटर्न दिखेगा तो ये हो गया पैरेलल बीम ऑफ लाइट का टाइप, ठीक है कि नहीं। और यहाँ पे कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट में क्या होगा कि दो या दो से अधिक रेज या ग्रुप ऑफ रेज जो कि बीम कहला रही हैं, वो सब किसी एक पॉइंट पर, एक पॉइंट पर क्या हो, एक पॉइंट पर देखिए, एक पॉइंट पर आ रही हो, ठीक है कि नहीं। तो एक पॉइंट की ओर आ रही हो, ठीक है, देख लीजिए। तो ये भी देखो कॉम्बिनेशन ऑफ रेज है तो बीम है,
लेकिन ये सब किसी एक पॉइंट पे आ रही हो तो ऐसे को कहेंगे हम कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक है, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक है, लेकिन अगर ये एक पॉइंट से निकल के जा रही हो दूर, ठीक है, पॉइंट से दूर जा रही हो तो इससे हम कहेंगे डाइवर्जेंट, फैल रही है ना, ये स्प्रेड आउट हो रही है। ठीक है कि नहीं, दैट्स वाई इसको हम डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट करते हैं। ओके, तो तीन प्रकार के बीम्स मिले हैं आपको बीम ऑफ लाइट, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट, एक कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, एक डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। क्लियर हुआ? डेफिनेशन भी देख लीजिए, व्हेन द रेज आर पैरेलल इन अ बीम ऑफ लाइट देन इट इज नोन एज पैरेलल बीम ऑफ लाइट। व्हेन रेज कम टुगेदर एट अ पॉइंट, ठीक है, जब रेज एक साथ एक पॉइंट की ओर आ रहे हो, एक पॉइंट पर आ रहे हो तो हम कहेंगे कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ये फिगर के द्वारा आप समझ सकते हैं। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट का मतलब हो गया जब रेस स्प्रेड आउट हो, फैले फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से, तो हम कहेंगे वहां पे डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ओके, तो हम लोगों ने क्या नोट पॉइंट में देखा, एक तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखा, दूसरा क्या देखा, रे ऑफ लाइट क्या होता है, फिर बीम ऑफ लाइट देखा और इसके टाइप्स देखे। अब आप कहेंगे ये पढ़ क्यों रहे हैं? ये इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि जो हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आधार पे, देखिए टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन तो हमें पढ़ना है, लेकिन दो बेसिस पे पढ़ना है, एक तो मिरर के बेसिस पे पढ़ना है और एक सरफेस के बेसिस पे। ठीक है कि नहीं? तो सरफेस के बेसिस पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। याद रखिएगा कि रे के लिए तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा फॉलो होगा, लेकिन बीम के लिए अगर वो प्लेन सरफेस है तो बेसिकली फॉलो होगा। ठीक है, लेकिन अगर वो रफ सरफेस है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं होता है। ठीक है, किसके लिए? बीम के लिए। लेकिन रे के लिए चाहे प्लेन हो या रफ हो, हर केस में फॉलो होगा। ठीक है कि नहीं? थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि इसको हम टाइप के रूप में पढ़ेंगे ही। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारा होगा क्या? टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है ना बेटा? तो हम लोगों ने नोट पॉइंट देख लिया था। ठीक है, जहाँ पे हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस को देखा था, दो टाइप्स के थे। देन उसके बाद हम लोगों ने देखा था रे क्या होता है, बीम क्या होता है, और फिर अब हम टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, ये जो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन है ये ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस देख रहे हैं। किसके आधार पर देख रहे हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आधार पे। ठीक है कि नहीं? यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो दो टाइप्स हैं। ठीक है, दो टाइप्स हैं, याद रखिएगा। लेकिन जब हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आधार पर टाइप्स देखते हैं तो हम ये स्टडी बीम ऑफ लाइट के लिए स्टडी करते हैं, न कि रे के लिए करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि रे के लिए हमने अभी आपको बताया ही था कि चाहे कोई भी सरफेस हो, चाहे रफ हो या प्लेन हो, हर सरफेस पे जो रे ऑफ लाइट है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। ये हमने आपको नोट पॉइंट में भी लिखा दिया है यहाँ पे कि अ रे ऑफ लाइट, दिख रहा है, ऑलवेज फॉलोज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉर बोथ प्लेन एज वेल एज रफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, जो रे है लाइट का वो हमेशा जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, चाहे वो प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो या वो रफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। ओके, लेकिन जो बीम ऑफ लाइट है, बीम ऑफ लाइट ये जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओनली ओनली फॉर प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही फॉलो करेगा। ठीक है कि नहीं? यानी अगर वो बीम ऑफ लाइट है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है केवल प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर है तभी फॉलो होगा बीम ऑफ लाइट के लिए। लेकिन अगर रफ सरफेस है तो वहां पे नॉट, यानी बीम ऑफ लाइट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं करेगा। ठीक है कि नहीं? इन दोनों बातों को ध्यान में रख लीजिए और इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि हम टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन अगर ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखें तो हमें रे तो सब जगह करेगा, तो रे के लिए पढ़ने की क्या जरूरत है, हमको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। बीम ही जो है वो बेसिकली ये टाइप्स बांट रहा है। ठीक है कि नहीं? तो बीम के आधार पे हम ये टाइप्स देखेंगे। तो जब बीम के आधार पे देखेंगे
तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आधार पे हमें दो तरीके का रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। एक टाइप है रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बीम, या इसी को हम कहेंगे स्पेकुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बीम। द रेगुलर रिफ्लेक्शन या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बीम, ठीक है कि नहीं? ये हमारा पहला टाइप है। दूसरा टाइप क्या है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बीम या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बीम, ठीक है कि नहीं? रेगुलर या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बीम में होगा क्या कि जो हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो प्लेन और स्मूथ होगा। यानी रिफ्लेक्शन अगर वो रेगुलर या स्पेकुलर है तो ये कहाँ से होगा? तो ये स्मूथ एंड प्लेन सरफेस से होगा। जैसे एक एग्जांपल मिरर, तो मिरर जनरली कौन सा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस बता रहा है? फॉर बीम रेगुलर या स्पेकुलर, ठीक है ना? यानी ये मिरर में हमेशा रेगुलर या स्पेकुलर हमारा क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है कि नहीं? और हमेशा ये बात हमने आपको पहले ही बताया है कि अगर वो प्लेन मिरर या रेगुलर या स्पेकुलर टाइप का रिफ्लेक्शन हो रहा है, प्लेन मिरर से हो रहा है या प्लेन स्मूथ सरफेस से हो रहा है, तो हमेशा याद रखिएगा इसमें जो इमेज फॉर्म होगा वो क्लियर बनेगा, साफ सुथरा इमेज, क्लियर कट इमेज बनेगा, ठीक है कि नहीं? लेकिन अगर इरेगुलर सरफेस यानी इरेगुलर सरफेस या डिफ्यूज सरफेस या रफ सरफेस से अगर हमारा जो रिफ्लेक्शन हो रहा है तो रफ सरफेस से इसमें रिफ्लेक्शन होगा और इसमें जो इमेज है वो क्या होगा? क्लियर नहीं बनेगा। यानी यहाँ रिफ्लेक्शन तो होगा पर रिफ्लेक्शन जो है क्लियर इमेज फॉर्म नहीं करेगा। क्लियर हुआ? आप इसको इस फिगर से समझ सकते हैं। ये हमारा प्लेन स्मूथ सरफेस है, तो यहाँ पे हमने आपको बताया ना कि जब हम बीम बोल रहे हैं और बीम में कुछ भी ना बोले तो हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे की बात कर रहे हैं, ना कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कैसे पहचानेंगे। अगर हमारा इंसिडेंट रे बी रेज यानी बीम अगर हम बोले, बीम में देखो ग्रुप ऑफ रेज हो गया कि नहीं? तो ये हमारा क्या हो गया? बीम, और ये पैरेलल है कि नहीं? ठीक है, तो अगर इंसिडेंट बीम हमारा पैरेलल रेज से बना हो और रिफ्लेक्टेड वाला भी देखिए हमारा क्या हो? पैरेलल ही हो, ठीक है? जब इंसिडेंट बीम भी पैरेलल हो और रिफ्लेक्टेड बीम भी पैरेलल हो तो गारंटी है कि जो सरफेस होगा वो कैसा होगा? प्लेन एंड स्मूथ होगा, ठीक है कि नहीं? और यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होगा वो कैसा होगा? रेगुलर या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है कि नहीं? तो पहचानने का तरीका है कि अगर इंसिडेंट रेज भी पैरेलल हो, रिफ्लेक्टेड रेज भी बीम के क्या हो? पैरेलल हो, यानी जैसे आए पैरेलल वैसे ही पैरेलल निकल भी गए आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो ये गारंटी है कि ये जो सरफेस है वो कैसा होगा? प्लेन एंड स्मूथ। और ये इस कंडीशन में हमें जो इमेज बनेगा वो क्लियर बना हुआ मिलेगा इमेज, ठीक है? लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहली बात तो देख ले, आपको देखने में ही लग रहा है ये सरफेस कैसा है? रफ है, स्मूथ नहीं है, प्लेन नहीं है, ठीक है? तो ऐसे में पहचानेंगे कैसे? देखो इंसिडेंट रे तो पैरेलल ही है, आने वाली रेज तो पैरेलल है, लेकिन देखो जाने वाली रेज पैरेलल नहीं है। दिख रहा है कि नहीं? ये जाने वाली रेज देखिए पैरेलल नहीं है। और जब जाने वाली रेज पैरेलल नहीं है तो वो क्यों नहीं है पैरेलल? क्योंकि यहाँ पे कैसा सरफेस है? रफ सरफेस है। रफ सरफेस है, थोड़ा सा हम इसको जूम करके समझाते हैं। मान लीजिए ये हमारा कुछ ऐसे करके रफ सरफेस है, ध्यान से समझिएगा। एक रे यहाँ पड़ेगी, एक रे यहाँ पड़ेगी, एक रे यहाँ पड़ेगी बीम की, देखिए ये तीनों पैरेलल हैं। लेकिन सोचो जब यहाँ पड़ेगी तो यहाँ पे जब पड़ रही है तो इस स्थान पे जो भी सरफेस होगा वो उसके हिसाब से यहाँ पे क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन यहाँ देखिए सरफेस हमारा थोड़ा सा टेढ़ा होगा, जब टेढ़ा हो गया तो ये कुछ अलग ही पैटर्न पे रिफ्लेक्ट करेगी। और ये देखिए फिर से हमारा जो भी यहाँ पे सरफेस का पैटर्न होगा उसके हिसाब से ये अलग करेगी। तो कहने का मतलब क्या है कि सरफेस हमारा एक बराबर नहीं है, रफ सरफेस है, इसलिए इनका जो रिफ्लेक्शन होगा, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये एक बराबर यानी पैरेलल नहीं निकलेंगे बल्कि अलग अलग डायरेक्शंस में निकलेंगे, ठीक है कि नहीं? तो जस्ट बिकॉज ऑफ रफ सरफेस ऐसी घटना हो रही है, इसलिए ऐसे रिफ्लेक्शन को क्या कहेंगे? इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस देख लिया। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? क्या? मिरर। हमने आपको बताया कि सेकेंड वीडियो में हम क्या पढ़ रहे हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ लिए हैं।
फिर उसके बाद हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझ लिया है, फिर पॉइंट से होते हुए हम टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस समझे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, मिरर। मिरर को समझते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमें जो क्या है क्लियर कट इमेज चाहिए, ठीक है। डेली लाइफ में हम मिरर में ही अपना इमेजेस को देखते हैं, अपने आप को भी देखते हैं, ठीक है कि नहीं। तो मिरर के थ्रू रिफ्लेक्शन देखना है, मिरर के थ्रू देखना है रिफ्लेक्शन, इसका मतलब है कि हमें रेगुलर रिफ्लेक्शन और या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन को स्टडी करना है। तो उसके लिए पहले थोड़ा मिरर समझते हैं। मिरर क्या होता है, देखे तो खूब है हम लोग, लेकिन उसको अपनी वर्डिंग्स में या थोड़ा सा फिजिक्स की वर्डिंग्स में बोलना और लिखने समझना आना चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो दैट्स वाई इसको हम एक बार समझ लेते हैं क्या होता है मिरर। तो मिरर एक स्मूथ, प्लेन और हाईली पॉलिश्ड सरफेस होता है, ठीक है कि नहीं, जो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है मोस्ट ऑफ द लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट। मोस्ट ऑफ द लाइट रेज का मतलब क्या, सारी लाइट रेज को फॉलो रिफ्लेक्ट नहीं करता है क्या। तो एक चीज याद रखिएगा, दुनिया में आइडियलिज्म कभी भी पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली हर चीजें पॉसिबल है, और प्रैक्टिकली 100% रिफ्लेक्शन नहीं होता, कुछ ना कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होगा ही होगा। तो जो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा वो रिफ्लेक्ट तो होगा नहीं। इसलिए यहाँ पे याद रखिएगा कि मिरर में मोस्ट ऑफ द लाइट रेज रिफ्लेक्ट होती हैं, पर कुछ पार्ट्स जो है बहुत मिनिमम अमाउंट में जो है वो क्या हो जाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है कि नहीं। दैट्स वाई यहाँ पे आपको मोस्ट वर्ड लिखा हुआ है, क्लियर है कि नहीं। So the mirror is a smooth, highly polished surface that reflects most of the light falling on it, and the reflection of light, चाहे वो रे हो या बीम हो, through mirror always follows the laws of reflection। याद रखिएगा कि मैंने आपको बताया था कि रे, देखो चाहे क्या हो, प्लेन हो या रफ सरफेस हो, सब में फॉलो होगा। बीम केवल प्लेन में होगा, रफ में नहीं होगा। प्लेन का एग्जांपल तो मिरर है ना। इसका मतलब क्या है कि मिरर में चाहे वो रे हो या बीम हो लाइट का, वो दोनों क्या करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेंगे। इसका मतलब हम सीधे कह सकते हैं कि मिरर में जो भी रिफ्लेक्शन मिलेगा रे या बीम का, वो दोनों जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेंगे। क्लियर होगा कि नहीं, ठीक है। तो जब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेंगे तो ध्यान से थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। देखो अलग अलग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस रे का पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहाँ होगा तो इसका नॉर्मल इस तरीके से बनेगा, इस रे का पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहाँ होगा तो इसका नॉर्मल इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे ये नॉर्मल, यानी अलग अलग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अलग अलग नॉर्मल अलग अलग रे के लिए बनेगा। तो यहाँ पे अगर ये तीनों पैरेलल है तो बताओ सबका एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम होगा कि नहीं। और सबका अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम होगा तो इसका मतलब सबका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, सेम होगा। ये बातें याद रखिएगा कि सबका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम होगा। यानी यहाँ पे जो बीम के हर रेज हैं वो सब I इज इक्वल टू आर, यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो मिरर में जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे या बीम, दोनों के लिए ये बातें बोल रहे हैं कि दोनों जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेंगे। क्लियर हुआ। बात करते हैं फिर से एक बार डेफिनेशन में। तो देखो यहाँ हाईली पॉलिश्ड लिखा है, इसका मतलब है कि मिरर बनाने के लिए हमें पॉलिश करने की जरूरत पड़ती है ताकि वो क्या हो, प्लेन एंड स्मूथ हो, ताकि जितना ज्यादा अच्छा पॉलिश होगा उतना ज्यादा मोस्ट लाइट रेज क्या होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है कि नहीं। तो कैसे करें हम पॉलिश, तो पॉलिश करने के लिए जनरली हम देखते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट यानी सिल्वर पॉलिश हम इस्तेमाल करते हैं। पर सिल्वर का मतलब ये थोड़ी ना कि प्योर सिल्वर हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो बेसिकली हम सिल्वर नाइट्रेट, फॉर्मूला क्या होता है, AgNO3, ठीक है। तो सिल्वर नाइट्रेट का पॉलिश हम इस्तेमाल कर लेते हैं, या एल्युमिनियम वेपर का हम इस्तेमाल करते हैं। यानी क्या करते हैं, एल्युमिनियम के वेपर को क्या करते हैं, जिस साइड हमें क्या कहता है पॉलिश करना होता है उस साइड हम एल्युमिनियम वेपर उस पर से पॉलिश करते हैं, और थोड़ा अच्छा पॉलिश रहे, लंबे समय तक टिके, उसके लिए हम फिर एल्युमिनियम वेपर के बाद क्या करते हैं, पेंट का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा इन कंपैरिजन टू सिल्वर नाइट्रेट सस्ता पड़ता है, ठीक है कि नहीं। तो एल्युमिनियम वेपर के ऊपर पेंट कर लेते हैं तो क्या होगा, ये एल्युमिनियम की जो परत है, लेयर है, वो जल्दी हटेगी नहीं, तो ड्यूरेबिलिटी लाइफ अच्छी हो जाएगी मिरर की। क्लियर है कि नहीं। पॉलिशिंग के लिए ध्यान से देखिए, एल्युमिनियम वेपर और सिल्वर नाइट्रेट इस्तेमाल करते हैं। पहले के समय में देखिए हम क्या इस्तेमाल करते थे, तो सिंदूर जानते हैं, सिंदूर का फॉर्मूला क्या होता है, HgS, ठीक है।
Hg का मतलब मर्क्यूरी ना, S मतलब सल्फर, तो मर्क्यूरिक सल्फाइड, क्या बोलते हैं HgS को? मर्क्यूरिक सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड, ठीक है। तो मर्क्यूरिक सल्फाइड ये सिंदूर का केमिकल नेम है। तो मर्क्यूरिक सल्फाइड का भी इस्तेमाल हम लोग पहले क्या करते थे, मिरर को पॉलिश करने के लिए करते थे, पर वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है। दूसरी बात ये कि ये हार्मफुल है, ठीक है कि नहीं, मर्क्यूरी इस्तेमाल हो रहा है ना, तो हार्मफुल है, दैट्स वाई इसका यूज धीरे धीरे खत्म कर दिया गया। और आज के समय में सिल्वर नाइट्रेट या एल्युमिनियम वेपर विथ पेंट, ठीक है, इस्तेमाल किया जाता है क्या करने के लिए, मिरर में पॉलिश करने के लिए, ठीक है, मिरर को बनाने के लिए, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉलिश करते हैं तो कैसे हम अपने पढ़ाई के दौरान सिंबल इस्तेमाल करेंगे मिरर के लिए। बेसिकली हम अभी पहले इस वीडियो में प्लेन मिरर ही पढ़ेंगे, तो इसलिए प्लेन मिरर यहाँ पे आपको बना के समझा रहे हैं। तो ये प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर में याद रखिएगा जिस साइड हम पॉलिश करते हैं उधर लाइट को इंसिडेंट नहीं करवाते, क्योंकि उधर रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होगा नहीं। जस्ट उसके अपोजिट साइड में ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिधर होगा उधर ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना होगा, ठीक है कि नहीं। तो जस्ट इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जस्ट अपोजिट साइड में पॉलिश करते हैं, जिधर पॉलिश करते हैं देखिए उधर हम इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। देखिए प्लेन मिरर को एम डैश से दिखा रहे हैं, जबकि ये देख रहे हैं ना इस तरीके की लाइनिंग इस्तेमाल करते हैं, ये सिंबल शो करता है कि इधर पॉलिश है, तो इसको पॉलिश्ड सरफेस बोल रहे हैं, इधर वाले को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल रहे हैं। तो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट द प्लेन मिरर, ओके। अब बात करते हैं कि कुल कितने प्रकार के मिरर होते हैं, क्योंकि हमें तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू मिरर देखना है। तो मिरर चाहे जितने टाइप्स के हो, हमें हर टाइप्स के मिरर में रिफ्लेक्शन का फिनोमेना देखना है। तो उससे पहले हम ये जरूर जानेंगे कि कुल कितने टाइप्स के मिरर होते हैं। तो मिरर बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर, ठीक है, जैसे कि इस तरीके से बनाइए, या आप इसको इस तरीके से भी हॉरिजॉन्टली दिखा सकते हैं, ये वर्टिकली दिखा रहे हैं। तो इधर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस अभी आपको यहाँ बताया ही था, इधर वाला क्या हो गया, ये पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है कि नहीं। इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर, और ये जो सिंबल बना है ये पॉलिश सरफेस के लिए है, ओके। तो एक टाइप हो गया मिरर का प्लेन मिरर। दूसरा मिरर जो है वो प्लेन नहीं होता, तो उसको क्या नाम देते हैं हम, तो उसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर्स। क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। स्फेरिकल मिरर्स फर्दर दो टाइप्स में हम कैटेगराइज कर सकते हैं, क्या, कॉनकेव मिरर्स, ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर्स, ठीक है कि नहीं। कॉनकेव मिरर्स और कॉन्वेक्स मिरर्स। कॉनकेव मिरर का मतलब क्या हुआ कि जो रिफ्लेक्टिंग साइड है वो अंदर की ओर धंसा होगा, ठीक है कि नहीं, अंदर की ओर कर्व होगा, ठीक है। तो अंदर की ओर जब कर्व बने, ठीक है, तो ऐसे मिरर को कहते हैं कॉनकेव मिरर। जब बाहर की ओर कर्व बने, बाहर की मतलब उभरा हुआ रहे, ठीक है, जैसे आप ये देख सकते हैं, तो इसको कॉनकेव मिरर्स, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर्स बोलते हैं, क्लियर है। तो स्फेरिकल मिरर्स दो टाइप्स के, कॉनकेव मिरर्स और कॉन्वेक्स मिरर्स। ये कॉनकेव मिरर का सिंबल है, देख लीजिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर दबा हुआ है, धंसा हुआ है, जबकि पॉलिश्ड साइड देख लीजिए इस साइड है, ठीक है। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस जब उभरा हुआ हो, ठीक है, तो हम इसको कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। पॉलिश्ड साइड देखिए अंदर की ओर है, क्लियर है। हमेशा याद रखिएगा कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, चाहे वो प्लेन मिरर हो, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, हमेशा एक स्टैंडर्ड पैटर्न फॉलो करेंगे और रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हमेशा लेफ्ट साइड दिखाएंगे जब वर्टिकल कंडीशन में हमारे मिरर्स रखे गए हों, ठीक है कि नहीं। तो वर्टिकल कंडीशन में दिखाना ज़्यादा सुटेबल होता है, ठीक है। तो वर्टिकल कंडीशंस में याद रखिएगा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो हमेशा लेफ्ट साइड दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक लॉ है स्टैंडर्ड पैटर्न में कि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड एट द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड ही रखना है। तो लेफ्ट साइड अगर रखना है तो इमेज के लिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो यही दो, इसी साइड होना चाहिए ना, लेफ्ट साइड, ठीक है कि नहीं। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा लेफ्ट साइड रहेगा, तभी तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे रहेगा और स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो होगा, ओके। तो मेरे ख्याल से इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी कि टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस दो प्रकार के होते हैं, फिर मिरर्स और मिरर्स के टाइप्स, ओके। तो इसको खत्म करने के बाद अब हम लोग अपने नेक्स्ट टाइप टॉपिक पे चलते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखिए यहाँ से कि अब हमें इस वीडियो में प्लेन मिरर्स को स्पेशली पढ़ना है। तो हमारा
नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन मिरर्स। ओके, तो उसके लिए हम लोग वीडियो सेट करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन मिरर्स। ठीक है, तो इसको हम दो केस बना करके पढ़ेंगे, यानी दो केस स्टडी करेंगे इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन मिरर्स। याद रखिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन मिरर्स हम स्टडी कर रहे हैं। इसमें हम दो केस की स्टडी करेंगे। एक तो हम करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन मिरर्स फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, फॉर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा कि जो भी हम स्टडी करेंगे दोनों केस में, उसमें जो भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में रहेगा, मोशन नहीं करेगा। ठीक है कि नहीं? तो फॉर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट दूसरा केस जो हम बना करके स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन मिरर में, वो फॉर एलोंगेटेड ऑब्जेक्ट, यानी अब वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। ठीक है ना, डेली लाइफ में जरूरी थोड़ी ना कि हमें हमेशा ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट साइज का ही मिले। ठीक है कि नहीं? एलोंगेटेड का मतलब है कि थोड़ा उसमें हाइट वगैरह होगी। ठीक है कि नहीं? तो हम इलोंगेटेड ऑब्जेक्ट को भी लेकर के स्टडी करेंगे, लेकिन ये याद रखिएगा कि वो भी रेस्ट में ही स्टडी करेंगे, उसका मोशन भी नहीं होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में रखेंगे। ठीक है, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर अभी आपको बताया कि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड एट द लेफ्ट साइड। तो हमेशा इस चीज को दिमाग में रखते हुए हम पूरे इस चैप्टर की स्टडी करेंगे कि जब भी ऑब्जेक्ट हमको रिफ्लेक्शन के लिए या रिफ्रैक्शन के लिए आगे पढ़ना होगा, ठीक है कि नहीं, तो हम ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड रखेंगे और इसके लिए हम मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट साइड करेंगे। ठीक है, तो हम इसकी स्टडी करने से पहले ये थोड़ा सा बना दिए हैं कि आपका प्लेन मिरर है एम डैश। एम डैश क्या है? आपका प्लेन एंड स्मूथ मिरर है। राइट साइड देखिए ये पॉलिश का सिंबल है, ये लेफ्ट साइड आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है ना? ठीक इसी तरह यहाँ भी बना के रखे हुए हैं। तो टाइटल भी दिया है फिगर ए और फिगर बी के नाम से कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट एट रेस्ट थ्रू प्लेन मिरर एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉर इलोंगेटेड ऑब्जेक्ट एट रेस्ट थ्रू प्लेन मिरर। दोनों में पढ़ने से पहले के लेकिन हम फिर से एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हैं। क्या? कि किसी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, ध्यान से समझिएगा, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का अगर आपको इमेज चाहिए तो कम से कम दो रेज हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे। ठीक है, दो रेज से कम यानी एक करेंगे तो उससे हमें इमेज नहीं मिलेगा। तो मिनिमम टू रेज, मैक्सिमम तो आप दो से ज्यादा चाहे जितने करिए, लेकिन जितने ज्यादा करेंगे उतना फिगर हौच-पौच हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, समझने में ही नहीं आएगा। ठीक है कि नहीं? इसलिए मिनिमम टू रेज हम इस्तेमाल करेंगे किसी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए, इलोंगेटेड ऑब्जेक्ट का नहीं। ठीक है ना? हम पॉइंट के लिए ये नोट पॉइंट लिखवा रहे हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ, कम से कम कितने रेज चाहिए? तो टू रेज आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ टू ड्रॉ द इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसका इमेज? किसका इमेज बेटा? पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज। ठीक है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम टू रेज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है बेटा, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, अपना दोनों केस की स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट, बिना ये समझे आपको ये समझ में नहीं आएगा, तो देखिए कैसे करेंगे। तो दो तीन प्रॉपर्टी याद रखिए, हालांकि इसके जस्ट बाद हमें प्रॉपर्टीज ही देखनी है प्लेन मिरर की। तो पहली प्रॉपर्टी है कि ऑब्जेक्ट, आप प्लेन मिरर यानी घर में जो आईना होता है, आप उसमें डेली अपना फेस देखते ही हैं, अपने आप को देखते ही हैं। तो उसमें अगर आप देखिए तो दो चीजें आपको फील होंगी कि जितनी दूरी पे आप हैं मिरर से, उतनी ही दूरी पे मिरर से आपका इमेज भी अंदर बनेगा। ठीक है, दूसरी बात, जितनी हाइट आपकी है मिरर में, प्लेन मिरर ही तो रहता है ना घर में, तो जितनी हाइट आपकी क्या है मिरर में है, उतनी ही हाइट इमेज की भी होगी। तो ये दो प्रॉपर्टी अभी याद रखिए कि जो ऑब्जेक्ट का जो साइज है या हाइट है, उतना ही हाइट या साइज इमेज का भी होगा प्लेन मिरर में, और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, ठीक है, मिरर से, उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज भी होगा मिरर से अंदर। ठीक है कि नहीं? तो हम अभी क्या कर रहे हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये पॉइंट के रूप में हमने आपको दिखा दिया। इस ऑब्जेक्ट को हम ओ से ऑब्जेक्ट बताएंगे, आई से इमेज। ठीक है,
तो दिस इज आवर पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट साइज है, ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ओ से, ठीक है कि नहीं। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ है, ठीक है। अब एक लमसम आइडिया लेते हैं कि ये यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है। तो देखो बनाने का एक ट्रिक सीखेंगे ताकि वन टाइम एक ही बार में हमारा फिगर क्लियर कट बन जाए। तो आपको क्या करना है कि एक स्केल ले लेना है, स्केल से आप क्या करेंगे, एक सीधे हल्का हल्का लाइन अपनी समझने के लिए पहले ड्रॉ करेंगे पेंसिल से, और फिर बाद में इसको इरेज भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वो वन टाइम बन जाए। तो ऐसे आप ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट मिरर से है उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज बनना चाहिए। तो पहले आप इमेज ही बना लें, ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट यानी उसको प्रॉपरली ड्रॉ करके दिखाएंगे। तो ये दिखा दिया कि इतनी दूरी पे है तो इतनी ही दूरी पे हम क्या कर दे रहे हैं, अपने इमेज को फॉर्म कर दे रहे हैं, ठीक है कि नहीं। ओ से ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे और आई से इमेज को, अगर वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो, ठीक है कि नहीं। तो ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, आई मीन्स इमेज। तो मिरर में हमेशा याद रखिएगा मिरर के अंदर इमेज बनता है, मिरर के अंदर जब भी इमेज बनेगा तो वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। कभी भी आप देखिएगा मिरर में अपने आप को, तो आप जैसे खड़े होते हैं, आपका सर ऊपर और पैर नीचे होता है, तो ठीक उसी तरह इमेज भी बनता है। इस कंडीशन को कहते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है कि नहीं। अब आप क्या करें, तो चाहें तो इसको हटा सकते हैं या इसको रे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है। पर हम दिखाते हैं आपको कि देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है, ठीक है। तो ऑब्जर्वर अगर यहाँ पे है तो ऑब्जर्वर देखेगा कैसे, तो आई से देखेगा, ठीक है। तो हम ऑब्जर्वर की आई को यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहे हैं। मान लेते हैं ये ऑब्जर्वर का क्या है, आई है, ठीक है। तो ऑब्जर्वर हमेशा रिफ्लेक्शन के बाद के रिफ्लेक्टेड रे को ऑब्जर्व करेगा यहाँ पे। तो ध्यान से देखिए कैसे हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से दो रेज लेकर के आएंगे, ठीक है। तो दो रेज लेकर के आते हैं, तो एक रे तो हमने देखिए ये ड्रॉ किया, ठीक है, एक रे हमने ये ड्रॉ कर लिया, दो रे ड्रॉ किया। याद रखिएगा कि रिफ्लेक्टेड रे डायरेक्ट नहीं बनाइएगा। आप क्या करिएगा, पहले जब आप ये इंसिडेंट रे है कि नहीं, देखिए ऑब्जेक्ट की ओर से रेज मिरर की ओर जा रहा है, तो ये इंसिडेंट रेज गए हैं। तो मान लीजिए ये एक यहाँ पे गया, तो ये एक पॉइंट मिला, ये एक पॉइंट मिला। आप इस पॉइंट पे क्या करेंगे, एक हल्का सा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए। फिर उसके बाद इस पॉइंट से आप इसको पहले देखिए, ये वन टाइम अगर आप करेंगे तो आपको ये थोड़े ट्रिक्स सीखने पड़ेंगे, ठीक है कि नहीं। तो आप अंदर के लाइन को हमेशा डॉटेड दिखाएंगे क्योंकि ये वर्चुअल होता है, बाहर आप कंटिन्यूअस लाइन दिखाएंगे। ये सब थोड़ा सा प्रोसीजर फॉलो करिएगा, स्टैंडर्ड वे है, ठीक है। अब आपने क्या किया, ध्यान से देखो, रिफ्लेक्टेड रे बाद में बनाइएगा, पहले आप इससे इस पॉइंट को, जो ये पॉइंट आपको यहाँ से इसको ज्वाइन करने पे मिला है, इनको ज्वाइन करिएगा। ज्वाइन करने के बाद इसी को सीधे अब आगे कंटिन्यूअस लाइन से आप क्या कर दीजिएगा, ड्रॉ कर दीजिएगा, ठीक है कि नहीं। जब इसी को आप क्या करेंगे, कंटिन्यूअस लाइन से सीधे ड्रॉ करेंगे, तो देखिए ये आपके ऑब्जर्वर के आई की ओर आ रहा है, ठीक है। ठीक प्रोसीजर यहाँ पे भी है कि आपको ये पॉइंट मिल चुका है, इस पॉइंट से आप क्या कर दीजिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है कि नहीं। जब इसको इस ज्वाइन करेंगे यहाँ पे, देखिए ज्वाइन हुआ, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको सीधे ले आएंगे, ठीक है। तो इसको आप क्या करिए, एकदम कंटिन्यूअस वे में सीधे लेके आ जाइए, ठीक है। अब सीधे लेकर के आएंगे तो यहाँ पे ऑब्जर्वर को थोड़ा सा बड़ा ऑब्जर्व को दिखा दीजिए। ये क्या है, ऑब्जर्वर की आई है। तो ध्यान से देखिए ये रेस कहाँ पे आ रहे हैं, ऑब्जर्वर की आई पे आएंगे तभी तो ऑब्जर्वर को दिखेगा। पर ऑब्जर्वर को दिखेगा क्या कि ये रेस कहीं पीछे से आ रही है, ये रेस जहां पीछे से आएगी तो इस रे को पीछे ले जाएंगे, तो पीछे ले जाएंगे तो देखिए यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये यहाँ इमेज बनेगा। अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको ट्रिक के साथ ये समझा दिया है, इसलिए आप पॉज पॉज कर सकते हैं, पर एक्चुअल में बुक में लिखते कैसे हैं या समझाते कैसे हैं, तो देखिए ये हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये हमारा एम डैश प्लेन मिरर है, ठीक है। तो मिनिमम 2 रेज आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। इस कॉन्सेप्ट को हम इस्तेमाल करते हुए दो इंसिडेंट रेज क्या किए, हम मिरर पे डालें,
एक मान लीजिए यहाँ पे पड़ा, तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को हम O1 बोल दे रहे हैं और इसको क्या बोल दे रहे हैं O2, ठीक है कि नहीं। जैसे ही हमको ये पॉइंट मिलेगा तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये नॉर्मल ड्रॉ होगा, इसको हम N1 बोल दे रहे हैं, इसको क्या बोल दे रहे हैं N2, ठीक है। तो आपको पता है कि रे जो है हमेशा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, तो यहाँ पे देखिए एक हमारा इंसिडेंट एंगल बनेगा I1, ठीक है, और यहाँ पे इंसिडेंट एंगल बनेगा I2, और I1 हमेशा रिफ्लेक्टेड एंगल R1 के क्या होगा, बराबर होगा, और I2 जो है रिफ्लेक्टेड एंगल R2 के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे I1 इज इक्वल टू R1 और I2 इज इक्वल टू R2, इस लॉ को फॉलो करते हुए ये रिफ्लेक्टेड रे निकल के आएगा, ठीक है। ऑब्जर्वर जब ये रिफ्लेक्टेड रे को देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा ये रिफ्लेक्टेड रे जो है ये कहीं पीछे से मिरर में से आ रही है। जब कहीं पीछे से मिरर में से आ रही है तो इसको हम जब पीछे की ओर प्रोसीड कराएंगे तो जिस पॉइंट पे मीट करेगा उसी पॉइंट पे इस ऑब्जर्वर को दिखाई देगा क्या, इस ऑब्जेक्ट का इमेज। तो ऑब्जर्वर को थोड़ी ना पता रहेगा कि ये ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है, ऑब्जर्वर तो ये समझेगा कि ये ऑब्जेक्ट है जिसका हमें लाइट रे हमारी आंख पे आ रहा है और हम इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। पर अब आप बताइए, ये ऑब्जेक्ट तो है ना, ये तो क्या है, इमेज है, किसका, इस ऑब्जेक्ट का। तो ये होता है एक पैटर्न या प्रोसीजर क्या करने का, पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करने का। इसमें ट्रिक का यूज करते हुए बनाएंगे तो वन वे में ही, एक बार में ही आप क्या कर लेंगे, इसको फॉर्म कर लेंगे बिना किसी एरर के। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये हो गया पैटर्न, क्या चीज शो करने का, तो किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म करने का जब वो रेस्ट कंडीशन में हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इलोंगेटेड ऑब्जेक्ट के लिए। तो इलोंगेटेड ऑब्जेक्ट में क्या करेंगे, हम पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे। जब पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे तो सोचिए कैसा लें, तो हम इसको थोड़ा टेढ़ा करके बनाते हैं ताकि आपको चीज़ों को समझाने में हमें आसानी हो। तो इस बार हमने क्या किया है, ये कोई ऑब्जेक्ट बना दिया है। देखिए अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, बस इसके टॉप पोर्शन और बॉटम पोर्शन के लिए हम एरो का इस्तेमाल कर ले रहे हैं। जैसे मान लो कोई आदमी हो पतला सा, तो ऊपर सर है नीचे पैर है, उस तरीके का आप समझ लीजिए। सर को हम एरो से दिखा रहे हैं जबकि इसके टेल को हम क्या कर रहे हैं, बिना एरो के शो कर रहे हैं, ठीक है। तो इलोंगेटेड ऑब्जेक्ट में हम बस केवल इसकी हाइट ले रहे हैं, लेंथ ले रहे हैं कहिए, और इसकी ब्रेड्थ नहीं ले रहे हैं, ब्रेड्थ को हम निगलेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे क्योंकि हमें पॉइंट ऑब्जेक्ट के बाद अभी बस इलोंगेटेड ऑब्जेक्ट में इसकी हाइट के आधार पे चीजों को समझना है, बाद में हम देखेंगे इसके विड्थ वगैरह पे भी, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे हेड वाले पोर्शन को अब ध्यान से देखिए, अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो ओ से और उसके इमेज को आई से दिखाएंगे, लेकिन जब भी पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ऐसे केस में हेड वाले पोर्शन को हम हमेशा ए से और उसके टेल वाले पोर्शन को बी से रिप्रेजेंट करेंगे और इसके इमेज को ए डैश और बी डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, फिर से यही प्रोसीजर है। अब ध्यान से समझिए, इसका जो इमेज बनेगा इसमें क्या होगा, जितनी दूर पे ऑब्जेक्ट उतनी दूर पे इमेज। अब सोचिए इनमें से थोड़ी देर के लिए समझे, तो क्या हम पूरे का बनाएंगे, तो सोचिए इतना बड़ा इलोंगेटेड ऑब्जेक्ट है तो ये तो ढेर सारे पॉइंट्स से मिलकर बना है, हर पॉइंट्स का बनाएंगे तो सोचो कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, समझ में भी नहीं आएगा और ना आप समझा पाएंगे। तो इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए हम केवल एंड पॉइंट्स लेंगे और एंड पॉइंट्स का इमेज बनाएंगे और फिर एंड पॉइंट्स को जोड़ करके यहाँ पे इमेज पूरा कंप्लीट करके दिखा देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इलोंगेटेड ऑब्जेक्ट में हम एक पॉइंट नहीं बल्कि दो पॉइंट का इमेज बनाते हैं, और एक पॉइंट के लिए मिनिमम 2 रेज चाहिए, तो दो पॉइंट्स के लिए 4 रेज की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, तो जैसे एक पॉइंट का यहाँ पैटर्न सीखे थे ठीक उसी पैटर्न पे यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। अब बताओ बी पॉइंट और ए पॉइंट में कौन मिरर के ज्यादा पास है, तो ए ज्यादा पास है। अब ये ज्यादा पास है तो इसका इमेज भी तो ज्यादा पास होगा ना, इन कंपेरिजन टू बी के इमेज के, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे कैसे करें, फिर वही पैटर्न में ट्रिक अपना सकते हैं आप, जितनी दूरी पे ये है उतनी ही दूरी पे क्या कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करके इसके इमेज को फॉर्म कर लेंगे, ठीक है कि नहीं। तो जितनी दूरी पे ये है उतनी ही दूरी पे आप इसके इमेज को ड्रॉ कर लीजिए। तो ये हम मान लेते हैं कि ये हो गया इस ए का, इस ए पॉइंट का इमेज, और इसको हम ए डैश से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से सेम पैटर्न पे आप क्या कर लीजिए, बी का दिखा दीजिए,
ठीक है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा क्या, बी पॉइंट का इमेज बी डैश। अब आप इनको ऐसे जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा कि अंदर हमारा वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, वर्चुअल को हमेशा डॉटेड लाइन से ही शो करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो ये हमने जोड़ दिया। अब देखिए इस पे एरो बना था, तो इधर भी आप एरो डॉटेड में ऐसे करके दिखा दीजिए। तो ये हो गया इसका इमेज। लेकिन ये तो हमने आपको ट्रिक से समझाया कि पहले आप हमेशा याद रखिए, पहले इमेज बनाया करिए, इमेज बनाने के बाद फिर वो 4 रेज वाला पैटर्न अपने ट्रिक से शो करिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ए का क्या करते हैं, इमेज फॉर्मेशन करते हैं ए पॉइंट का, ठीक है कि नहीं, जो हेड पे है। तो यहां से हम 2 रेज लेकर के आएंगे, क्लियर है, 2 रेज लेकर के आएंगे। अब जैसे ही रेज लेके इंसिडेंट कराएंगे तो देखो यहाँ 2 पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस पॉइंट को हम ए डैश से ज्वाइन करेंगे। याद रखिएगा कि ये हम ए का इमेज बना रहे हैं, तो ए डैश से ही लाइन को यहाँ ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद इसी लाइन को सीधे आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है कि नहीं। इसी लाइन को हम क्या करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे। अब आगे प्रोसीड करेंगे तो देखिए ये इस तरीके से आगे आएगा। ये इंसिडेंट रे है तो इसमें एरो मिरर की ओर दिखाएंगे, जबकि ये रिफ्लेक्टेड रे है तो इसको अवे की ओर दिखा देते हैं, ठीक है। ठीक यही पैटर्न हम बी पॉइंट के लिए अपनाते हैं, ठीक है। तो बी पॉइंट के लिए क्या करते हैं, 2 रेज हम ड्रॉ करते हैं जो कि इंसिडेंट रेज होंगे, ये हमने ड्रॉ किया, ठीक है। जैसे ये यहाँ ड्रॉ हुए तो देखिए 2 पॉइंट मिला, ठीक है। अब इसको बी पॉइंट से आपको जोड़ना है, क्योंकि बी का इमेज बी डैश होगा, ठीक है कि नहीं। तो इसको हम लोगों ने इसका ज्वाइन किया। और फिर वही पैटर्न है कि इसको आप क्या करेंगे, सीधा आगे प्रोसीड करेंगे, इसको भी सीधा आगे प्रोसीड करेंगे। जहां पे ये क्या कहता है, तो अंदर वाले को डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, ठीक है कि नहीं, और बाहर वाले को कंटिन्यूअस लाइन से दिखाएंगे। इसको और आगे प्रोसीड कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिखा दीजिए, ऑब्जर्वर को। ऑब्जर्वर को मतलब ऑब्जर्वर की आईज को दिखा सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये चारों रेज क्या हो रही हैं, ऑब्जर्वर की आंखों पे पड़ रही हैं। ऑब्जर्वर को क्या फील होगा कि ये रेज कहीं पीछे से आ रही हैं। तो ये दोनों रेज जहां मीट करेंगी वो हेड वाले का इमेज फॉर्म करेंगी, जो नीचे के 2 रेज मीट कर रही हैं वो टेल वाले को फॉर्म कर रही हैं, और इनको ज्वाइन करेंगे। मतलब आप इमेजिन करिएगा किसी तरह कि हमने हेड और टेल का लिया, लेकिन इस तरह से हर पॉइंट का वो इमेज ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा, और उसको क्या लगेगा कि ये जो रेज हैं वो इसकी है। तो इसकी है मतलब वो इस इमेज को ऑब्जर्व करेगा और ये फील करेगा कि ये लाइट रेज यहीं से आ रही है, यहां से नहीं आ रही है। बेसिकली या तो यहां से रही ना रिफ्लेक्ट होने के बाद, ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से हम इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस पे फॉर्म करेंगे, क्लियर है कि नहीं। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे हर पॉइंट पे क्या होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा, है कि नहीं। पॉइंट मिला तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल बनेगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हर का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो क्या इंसिडेंट रेज पैरेलल है, नहीं, कोई भी इंसिडेंट रेज आपस में पैरेलल नहीं है। जब पैरेलल नहीं है तो इसका मतलब ये पैरेलल बीम वाला लॉजिक तो नहीं होगा। इसका मतलब हर आई और आर, हर इंसिडेंट रे का जो है आपस में बराबर नहीं होगा, ठीक है कि नहीं। तो अगर ये पैरेलल होते तो ऐसे केस में क्या होता है कि हर रे का इंसिडेंट एंगल जो है आपस में बराबर होता और हर रे का रिफ्लेक्टेड एंगल भी आपस में बराबर होता, और सब दोनों आपस में बराबर होता, ठीक है कि नहीं। तो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट द image of an elongated object through plane mirror, and this is the way of the image of the point object through plane mirror, and both the object is at rest, ठीक है कि नहीं, क्लियर हुआ। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन मिरर्स बाय 2 केस स्टडीज, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड एन elongated ऑब्जेक्ट, क्लियर हुआ कि नहीं। ओके, तो हम अपना स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम क्या देखेंगे, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन मिरर्स, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम अपने
वीडियो नंबर 2 के लास्ट टॉपिक पे हैं, क्योंकि हमारे इस वीडियो का मेन एम था कि हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन मिरर्स देखें, तो वो हमने देख लिया है। अब ये हम देख रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन मिरर्स, ठीक है बेटा। तो प्लेन मिरर्स के बिहाफ पे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो पढ़े हैं उसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी है, देखिए, जो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन है, जो हम लोगों ने इसी वीडियो में डिस्कस किया है, वो जो है लाइट के रेज और लाइट के बीम दोनों के लिए जब प्लेन मिरर हम डिस्कस करेंगे तो उसमें ओबे होंगे। कहने का मतलब क्या है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर लाइट रेज, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर बीम दोनों जो है ओबे होते हैं प्लेन मिरर में, ठीक है कि नहीं। दूसरा है कि प्लेन मिरर में जो इमेज का साइज होगा, बेसिकली यहाँ साइज का मतलब हम हाइट से ले रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट के साइज यानी हाइट के हमेशा बराबर होगा, यानी एच आई इज इक्वल टू एच ओ। एच आई का मतलब हाइट ऑफ इमेज, एच ओ का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये दूसरा हमारा प्रॉपर्टी है कि जितना बड़ा इमेज होगा उतना ही बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों बराबर होंगे। कहने का मतलब जो इमेज फॉर्म्ड होगा प्लेन मिरर में वो हमेशा सेम साइज के होगा। कैसा होगा? सेम साइज, मतलब इक्वल साइज होगा ऑब्जेक्ट की। क्लियर है कि नहीं। थर्ड हमारी प्रॉपर्टी है कि इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल। ये ध्यान रखिएगा कि जो इमेज प्लेन मिरर में फॉर्म होगा वो हमेशा वर्चुअल होगा, और अगर कोई चीज़ वर्चुअल होती है तो वो हमेशा इरेक्ट होती है। इरेक्ट का मतलब सीधी, तो इरेक्ट को हम अपराइट भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होगा वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। वर्चुअल का मतलब क्या होता है? तो वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट टर्म जुड़ेगा, ठीक है। वर्चुअल का मतलब होता है कि जो इमेज स्क्रीन पे फॉर्म ना हो, स्क्रीन पे फॉर्म होने वाला इमेज, पर्दे पे बनने वाला इमेज हमेशा रियल होता है, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। तो रियल के साथ इन्वर्टेड टर्म जुड़ा रहता है और वर्चुअल के साथ इरेक्ट, ठीक है ना। तो जो इमेज स्क्रीन पे फॉर्म हो, ठीक है, उसे कहते हैं हम रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। और जो स्क्रीन पे फॉर्म ना हो, स्क्रीन पे ना फॉर्म हो तो कहाँ फॉर्म हो? इसका मतलब बिहाइंड द मिरर, मिरर के अंदर, मिरर के पीछे कहेंगे उसको। तो वहाँ जब फॉर्म होता है तो उसे वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट यानी अपराइट होता है, ठीक है कि नहीं। तो इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर हुआ। जबकि स्क्रीन पे जो इमेज फॉर्म होता है वो हमेशा रियल होता है, और क्या होता है? रियल के साथ इन्वर्टेड, ठीक है। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। जैसे आपको पता है कि सिनेमा हॉल का जो स्क्रीन है, पर्दा है, उस पर जो इमेज बनता है, ठीक है कि नहीं। पुराने समय में देखिए मूवी चलती थी तो पीछे से रील चलता था ना, तो उसमें होता क्या है, मान लीजिए अमिताभ बच्चन की मूवी है, ठीक है कि नहीं। तो वहाँ पे रील को उल्टा चलाया जाता था। रील को उल्टा चलाने का मतलब है कि उसमें जो रील है उसमें अमिताभ बच्चन का सर नीचे रहता है, पैर ऊपर रहता है। तो इसको उल्टा करके इमेज जब स्क्रीन पे बनता है तो वहाँ पे अमिताभ बच्चन का सर ऊपर और पैर नीचे हो जाता है, और वो हमको स्क्रीन पे दिखाई देता है। तो याद रखिएगा, स्क्रीन पे बनने वाला इमेज हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड होता है, जबकि बिहाइंड द मिरर बनेगा इमेज वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है प्लेन मिरर में, न कि रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर हुआ, ठीक है। जो ये पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट जो बेसिक प्रॉपर्टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन टर्म क्या होता है? तो ये कहते हैं कि जो इमेज है, ठीक है कि नहीं, वो इमेज लैटरली इन्वर्टेड होता है। लैटरली इन्वर्टेड होता है का मतलब क्या हुआ? कब? प्लेन मिरर में। जब भी हम इमेज फॉर्म करेंगे प्लेन मिरर में तो वो लैटरली इन्वर्टेड होता है। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब कि जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड है वो इमेज का राइट साइड हो जाता है, और जो ऑब्जेक्ट का राइट साइड है वो इमेज का लेफ्ट साइड हो जाता है। तो यानी लेफ्ट एंड राइट साइड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट आर इंटरचेंज इन इट्स इमेज। क्लियर हो गया कि नहीं। तो ये हो गया हमारा लैटरल इन्वर्जन। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ पॉइंट है
कि इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है। कहने का मतलब जितनी दूर पे ऑब्जेक्ट मिरर से होगा, प्लेन मिरर से, उतनी ही दूर पे इमेज भी फॉर्म होगा प्लेन मिरर से, यानी अंदर फॉर्म होगा उतनी ही दूर पे होगा। यानी द इमेज एपियर्स एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है कि नहीं? यानी मिरर से पीछे जो है इमेज जितनी दूर पे बनेगा उतनी ही दूर पे सामने ऑब्जेक्ट मिरर के बनता है। क्लियर है कि नहीं? तो इसको कहते हैं इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा बराबर होता। तो मिरर से हमेशा हर डिस्टेंस को हम मेज़र करेंगे, तो इसलिए इमेज के डिस्टेंस को हम v से भी डिफाइन कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को u से। याद रखिएगा डिस्टेंस हमने बोला है तो यहाँ पे हम साइन कन्वर्जन इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पे हम दोनों को पॉजिटिव लेके चलेंगे, क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है ना, और उसका मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होगा। तो u और v सिंबल अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। नहीं तो आप सीधे सीधे याद रखिए कि इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस प्लेन मिरर में इक्वल होता है, बराबर होता है। ठीक है? 6 पॉइंट है, जो इमेज है उसका जो नेचर होता है वो सेम होता है। नेचर सेम होने का मतलब क्या है? अभी हम लोगों ने दो चीज़ तो देख ही लिया था कि जो इमेज फॉर्म होगा प्लेन मिरर में वो वर्चुअल और इरेक्ट होगा। तो नेचर में वर्चुअल इरेक्ट के साथ एक चीज़ और आता है, शेप। तो याद रखिएगा जो शेप होता है वो सेम होगा ऑब्जेक्ट के। इसका मतलब क्या है कि अगर आप ट्रायंगल ऑब्जेक्ट ले रहे हो तो उसका इमेज भी ट्रायंगल बनेगा। ऐसा नहीं है कि ट्रायंगल ऑब्जेक्ट लेंगे तो उसका इमेज रेक्टेंगल बन जाए या स्क्वायर बन जाए या सर्कल बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपने क्या लिया, ट्रायंगुलर शेप लिया है ऑब्जेक्ट का, तो इमेज भी ट्रायंगुलर बनेगा। स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर बनेगा। ठीक है? सर्कल लेंगे तो सर्कल बनेगा, स्फेरिकल लेंगे तो स्फेरिकल बनेगा, सिलेंडर लेंगे तो सिलेंड्रिकल बनेगा। ठीक है कि नहीं? यानी वर्चुअल इरेक्ट इमेज तो बनेगा ही, साथ में सेम शेप होगा ऑब्जेक्ट के। जैसा शेप ऑब्जेक्ट का होगा वैसा ही शेप इमेज का होगा। क्लियर हुआ? साइज के बारे में तो यहाँ बोल ही दिए थे कि सेम साइज होगा, शेप भी क्या होगा, सेम। इसका मतलब है कि सेम शेप और साइज इमेज का होता है ऑब्जेक्ट के जैसा। क्लियर है कि नहीं? जैसा ऑब्जेक्ट का शेप और साइज होगा वैसा ही शेप और साइज इमेज का होगा। ये बात याद रखिएगा। तो आप सेकेंड पॉइंट और 6 पॉइंट को चाहें तो इंटरलिंक करके सेम शेप और सेम साइज बोल सकते हैं। ठीक है कि नहीं? नेक्स्ट है 7th पॉइंट, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के टर्मोलॉजी देखिए कैसे हम यहाँ पे समझेंगे। तो ये बेसिकली कहते हैं कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन के लिए आपको 2 प्लेन मिरर चाहिए। तो 2 प्लेन मिरर के बिहाफ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन का हम प्रॉपर्टी समझ सकते हैं। क्या होता है कि जब 2 प्लेन मिरर्स को हम किसी एंगल पे रखें, मान लीजिए क्या कहता है, एक प्लेन मिरर ये है और एक प्लेन मिरर ये है, और इसको हमने क्या किया है, एक दूसरे के किसी एंगल पे रख दिया, मान लीजिए थीटा एंगल पे रख दिया, और ऑब्जेक्ट इनके बीच में कहीं पे हो, कहीं भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है कि नहीं? ऑब्जेक्ट को हम ए बी से दिखा रहे हैं। तो ऐसे केस में जब 2 प्लेन मिरर्स होते हैं तो ऐसे में क्या होगा, मल्टीपल इमेज फॉर्म होंगे। अब मल्टीपल इमेज फॉर्म होने का मतलब ढेर सारे इमेज फॉर्म होंगे। कुल कितने इमेज फॉर्म होंगे, यानी नंबर ऑफ इमेजेस अगर आपको देखना हो तो हमारे पास फॉर्मूला है, n का मतलब यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस। ठीक है? तो क्या है मल्टीपल रिफ्लेक्शन का प्रॉपर्टी, व्हेन 2 प्लेन मिरर्स आर केप्ट एट एन एंगल देन मल्टीपल इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर फॉर्म। तो एक ही ऑब्जेक्ट के मल्टीपल इमेज फॉर्म होंगे। अगर आप क्या कहते हैं, नाई के दुकान पे कभी जाएं, बार्बर के दुकान पे, ठीक है, तो ऐसे दुकान पे जाएं जहाँ पे सामने तो आपके मिरर रहता है लेकिन उसके पीछे भी मिरर हो। ठीक है? और अगर दोनों मिरर, जो सामने का है और पीछे का मिरर, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, पैरेलल हों, सोचिए पैरेलल हों। अभी यहाँ तो हमने आपको दिखाया कि ये किसी एंगल थीटा पे हो। अच्छा ये बताइए, जब 2 मिरर एक दूसरे के पैरेलल हों, ठीक है, तो बताइए कितना थीटा बनता है यहाँ पे। तो पैरेलल में हमेशा याद रखिएगा थीटा 0 होता है। ठीक है? तो बार्बर के शॉप पे अगर 2 मिरर्स, एक सामने होगा एक पीछे होगा, अगर ये पैरेलल होंगे तो याद रखिएगा पैरेलल में इनफाइनाइट इमेज फॉर्म होता है। पैरेलल हो, अगर पैरेलल होगा तो याद रखिएगा इसमें इनफाइनाइट इमेज फॉर्म होगा। इनफाइनाइट इमेज का मतलब नंबर ऑफ इमेज कितने होंगे, अनडिफाइंड होंगे, इनफाइनाइट होंगे, इतने ज़्यादा होंगे कि आप काउंट ही नहीं कर सकते हैं, काउंटलेस। समझ में आ रहा है कि नहीं? कब होंगे, जब दोनों
प्लेन मिरर्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तब वहाँ पे एंगल 0 डिग्री बनेगा। ये हम फॉर्मूले से भी अभी देख सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो अगर मान लीजिए वो किसी और एंगल पे हैं, 0 डिग्री पे नहीं, किसी एंगल पे हैं, तो इन दैट केस आपको याद रखिए कि नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म काउंट करने के फॉर्मूले दिए हुए हैं। एक फॉर्मूला है आपका 360 डिग्री अपॉन थीटा। थीटा क्या है? दो प्लेन एंगल्स के बीच में बनने वाला इमेज है, ठीक है कि नहीं। दो प्लेन मिरर्स के बीच में, दो प्लेन मिरर्स के बीच में बनने वाला क्या है? एंगल है। क्या है? थीटा, ठीक है कि नहीं। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे? 360 डिग्री अपॉन थीटा -1। याद रखिएगा ये फॉर्मूला हम तब इस्तेमाल करेंगे जब 360 डिग्री अपॉन थीटा को अगर हम सॉल्व करें, जो भी एंगल दो प्लेन मिरर के बीच में होगा उसको अगर हम सॉल्व करें, तो सॉल्व करने पे जो हमारी वैल्यू आ रही है वो इंटीजर आए। क्या है? इंटीजर, ठीक है। इंटीजर का मतलब डेसिमल और फ्रैक्शन में वैल्यू ना आए। तो अगर डेसिमल और फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आएगी, इन दैट केस हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे 360 डिग्री अपॉन थीटा -1। याद रहेगा, जहाँ थीटा क्या है? एंगल है बिटवीन टू मिरर्स, प्लेन मिरर्स, ठीक है कि नहीं। तो आप ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप नंबर ऑफ इमेजेस देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए दो प्लेन मिरर के बीच में एंगल 90 डिग्री बने, तो 90 डिग्री का मतलब थीटा की वैल्यू 90 आप यहाँ रख लीजिए। कट करके देखिए तो ये 4 जाएगा ना, 90 4 360, यानी 4 तो इंटीजर है कि नहीं। तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो 4 - 1 यानी 3 इमेजेस फॉर्म होंगे। कब? जब दो प्लेन मिरर के बीच में कितना एंगल बने? 90। अगर ये 60 डिग्री बने तब बताइए कितना हो जाएगा। तो 60 से कट करेंगे तो कितनी बार आ जाएगा? 6 में से 1 माइनस करिए 5, यानी टोटल नंबर ऑफ इमेजेस हमें कितने मिलेंगे? 5 मिलेंगे, ठीक है कि नहीं। आप कोई और एंगल पे भी देख सकते हैं, 120 डिग्री पे भी देख सकते हैं। तो 120 पे कितना आ जाएगा? 3 में से 1 जाएगा 2, यानी 2 नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगे। क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक है। लेकिन अगर 360 डिग्री अपॉन n अगर हम सॉल्व करें और वो इंटीजर ना हो, तो ऐसे केस में याद रखिएगा कि हमें तब ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा, ये फॉर्मूला नहीं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला नंबर सेकंड हम बोल दे रहे हैं, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करिए। इसमें क्या होगा कि केवल 360 डिग्री अपॉन थीटा लेंगे, -1 लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है कि नहीं। पर यहाँ ध्यान से देखिएगा कि 360 डिग्री अपॉन थीटा का केवल हम इंटीग्रल पार्ट लेंगे, डेसिमल पार्ट नहीं लेंगे, याद रहेगा। जैसे मान लीजिए अगर हमने ले लिया 50 डिग्री, मान लीजिए दोनों के बीच के एंगल 50 डिग्री बने, तो सोचिए 50 डिग्री अगर बनेगा तो कितना हो जाएगा? तो हम कहेंगे 360 डिग्री अपॉन 50 डिग्री। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसको कट करिए तो कितनी बार जाएगा? 5 से 1 जा 35, ठीक है, 1/5। तो ये 1/5 आप छोड़ दीजिए, केवल सीधे सीधे बोलेंगे कितने इमेजेस फॉर्म होंगे? 7 इमेजेस फॉर्म होंगे। इंटीग्रल पार्ट लेना है इस वाले में। क्लियर हुआ कि नहीं? एक बात और याद रखिएगा, इसमें एक केस और हमको ध्यान देना है कि जब इन दोनों प्लेन मिरर के बीच में जो भी एंगल बन रहा हो, अगर वो ऑब्जेक्ट इनके बीच में हो, ठीक है, एकदम इनके मिड में हो, तो जब भी मिड में होगा तो याद रखिएगा कि एक एक्स्ट्रा इमेज फॉर्म होगा, ठीक है कि नहीं। एक एक्स्ट्रा इमेज फॉर्म होगा का मतलब अगर ये फॉर्मूला लगा रहे हैं तो आप इतना के बाद +1 कर लीजिएगा, और अगर ये फॉर्मूला लगा रहे हैं तो जो भी इंटीग्रल पार्ट आएगा उसमें +1 कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये कब सिचुएशन बताया मैंने आपको? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द मिड ऑफ बोथ द प्लेन मिरर्स, ठीक है कि नहीं। अब आप कहोगे इन्फिनाइट के केस वाला, तो इन्फिनाइट के केस में भाई इन्फिनाइट में 1 जोड़ दोगे तब भी तो इन्फिनाइट ही रहेगा ना, ठीक है। चलिए दोनों पे अप्लाई करते हैं जरा। ये थीटा की वैल्यू 0, अगर थीटा की वैल्यू 0 हो गई तो आपको पता है कोई नंबर अपॉन 0 होता है तो रिजल्ट इन्फिनाइट आता है। इन्फिनाइट में से 1 घटा दोगे तब भी तो इन्फिनाइट ही रहेगा, तो आपको क्या मिलेगा? नंबर ऑफ इमेज इन्फिनाइट। आप इस वाले में ले सकते हो 360 डिग्री अपॉन थीटा, कितना आएगा? थीटा की वैल्यू 0 रखिए, इन्फिनाइट आएगा। अब इन्फिनाइट इंटीजर का पार्ट होता है कि नहीं? ऑब्वियस सी बात है, होता है। तो कितने नंबर्स हो गए? इन्फिनाइट। तो दोनों फॉर्मूले में आप देख सकते हो रख करके आपको, अगर दो प्लेन मिरर्स पैरेलल होंगे तो एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री, और इमेजेस कितने होंगे? इन्फिनाइट, ठीक है। 8th प्रॉपर्टी आप देखिए कि अगर ऑब्जेक्ट मूव करे, अभी तक तो हम रेस्ट कंडीशन देख रहे थे ना, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट मूव करे प्लेन मिरर में तो याद रखिएगा कि जो स्पीड ऑब्जेक्ट की होगी वही स्पीड इमेज की होगी।
तो अगर ऑब्जेक्ट मूव करे किसी स्पीड से तो इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों की स्पीड सेम होगी। ये दिमाग में भर लीजिए कि इमेज और ऑब्जेक्ट की स्पीड सेम होगी, लेकिन दोनों की स्पीड एक दूसरे के रिस्पेक्ट में डबल लगेगी, ट्वाइस होगी। क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट हमारा 10 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से या 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, चाहे वो मिरर की ओर जाए या मिरर से दूर जाए, ठीक है कि नहीं, मूव्स टुवर्ड्स मिरर और मूव्स अवे फ्रॉम द मिरर, ठीक है, कितना 10 मीटर पर सेकंड। तो ऑब्जेक्ट की स्पीड जितनी है उतनी ही इमेज की भी होगी, यानी इमेज की भी 10 मीटर पर सेकंड होगी। लेकिन अगर हम कहें कि ऑब्जेक्ट की स्पीड इमेज के रिस्पेक्ट में बताओ या इमेज की स्पीड ऑब्जेक्ट की स्पीड के रिस्पेक्ट में बताओ, तो ऐसे केस में याद रखिएगा दोनों की स्पीड जोड़ के बताएंगे। मिरर के रिस्पेक्ट में जब बताना होगा तो ये होगा, ठीक है। ये जो स्पीड है ये विथ रिस्पेक्ट टू मिरर है, किसके है, मिरर। मिरर तो रुका हुआ है ना, लेकिन जब हम कहेंगे कि ये देखिए यहाँ लिखे हैं कि रिलेटिव स्पीड हो बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, तो ऐसे में याद रखिएगा हमको डबल स्पीड लगेगा, होता नहीं है, सीम्स ट्वाइस, ठीक है कि नहीं। तो अगर हम ऑब्जेक्ट की इमेज स्पीड इमेज के रिस्पेक्ट में पूछें तो जो भी स्पीड होगी वो डबल दिखाई देगी, इमेज की पूछे तो डबल दिखाई देगी। क्लियर हुआ। इसी में दूसरी एक खास बात याद रखिए, अभी तो हमने पहला वाला केस लिया 8th में कि ऑब्जेक्ट जब मूव करे तब क्या होगा, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट रुका हो, क्या मूव करे, मिरर मूव करे, ठीक है। जब मिरर मूव करता है याद रखिएगा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मिरर मूव कर रहा है, तो जब मिरर मूव करेगा तो इमेज भी उसके हिसाब से क्या होगा, मूव होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे में याद रखिएगा तो जो इमेज की स्पीड है वो हमेशा मिरर की स्पीड के डबल होगी, ट्वाइस होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे अगर हमने कहा कि मिरर 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है तो इमेज की स्पीड कितनी होगी, तो 52 जा फॉर्मूला लगा लीजिए 100 मीटर पर सेकंड, तो इमेज की स्पीड आपको कितनी मिलेगी, 100 मीटर पर सेकंड। ऑब्जेक्ट अभी भी रेस्ट में होगा, ये ध्यान में रखिएगा। क्लियर हो गया, मेरे ख्याल से 8 पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो जो लोग कहते हैं ना कि इमेज की स्पीड हमेशा ऑब्जेक्ट की स्पीड की डबल होती है, वो सही मायने में सही नहीं है। क्यों, क्योंकि उसमें सिचुएशन नहीं बताया गया। हर सिचुएशन में ये बात थोड़ी ना है। वो सिचुएशन कौन सा है, वो ये सिचुएशन है कि इमेज की स्पीड हमेशा डबल होती है। किसकी डबल होती है वो लोग नहीं बोलते हैं, वो ध्यान में रखिएगा, मिरर की स्पीड के डबल होती है, क्योंकि इसमें मिरर मोशन में रहता है, ठीक है कि नहीं। अगर इसमें बोलेंगे तो इसमें ध्यान रखना कि रिलेटिव स्पीड डबल होती है, न कि उनकी एक्चुअल स्पीड। एक्चुअल स्पीड बराबर होती है। ये थोड़ा दोनों पॉइंट्स को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। लास्ट हमारा बेसिक प्रॉपर्टी है कि जो फोकल लेंथ होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है प्लेन मिरर का, किसका हम पढ़ रहे हैं बेटा, प्लेन मिरर का। तो फोकल लेंथ जो होता है प्लेन मिरर का वो इनफाइनाइट होता है, ठीक है। अब फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन है कि डबल कर दो फोकल लेंथ का, यानी 2 टाइम्स कर दो फोकल लेंथ का, तो वो हो जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब अगर फोकल लेंथ ही इनफाइनाइट है तो उसका डबल करोगे तब भी तो इनफाइनाइट होगा, ठीक है कि नहीं। तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों प्लेन मिरर के कितने होते हैं, कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है कि नहीं। इसकी प्रूफिंग हम आपको आगे जब स्फेरिकल मिरर्स पढ़ेंगे, मिरर्स फॉर्मूला पढ़ेंगे, तो वहाँ पे एक बार इसको फिर से हम वहाँ पे प्रूफ करके दिखाएंगे कि कैसे फोकल लेंथ इनफाइनाइट आता है, ठीक है कि नहीं। तो अभी के लिए लेकिन ये बेसिक प्रॉपर्टीज ऐसे ही आप ध्यान रखें, ठीक है, नोट इट डाउन, ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना सेकेंड वीडियो कंप्लीट किया, जो कि था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन मिरर्स, इस पे बेस्ड था, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अपने थर्ड वीडियो में, जहाँ पे हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।